हमारे पड़ोस के घर में एक बहुत खूबसूरत आंटी रहती थीं। वह अत्यंत गोरी और खुश मिजाज महिला थीं। मैं जब भी उन्हें देखता तो मेरा दिल धक धक करने लगता। आंटी का पति मुल्क से बाहर रहता था, इसीलिए मेरा दिल चाहता था कि मैं उन पर अपना हाथ साफ करूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह भी किसी शिकार की तलाश में है। एक दिन मैं गली से गुजर रहा था कि उन्होंने मुझे किसी काम से अपने घर में बुलाया। मैं घर में दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे एक कमरे में बिठा दिया। मैं चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जब आंटी कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने लाल नाइटी पहन रखी थी। उन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उनसे काम का पूछा तो वह कहने लगी। ये सुनकर मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे और फिर मैंने पूरा दिन उनके साथ। मेरा नाम अमित है। मेरी उम्र 16 साल है। हमारे घर के साथ वाले घर में एक आंटी रहती थीं, जिनका पति अक्सर घर से बाहर रहता था। वह आंटी घर में अकेली रहती थीं। एक बार ऐसा हुआ कि उस आंटी ने मुझे अपने घर किसी काम से बुलाया। मोहल्ले की अक्सर औरतें मुझे अपने घर की कोई चीज लाने के लिए बुलाया करती थीं। मैं भी उनके काम कर दिया करता था। यही वजह थी कि मैं जब भी घर से बाहर निकलता, हर घर से यही आवाज आती, अमित जरा इधर आना, हमें थोड़ा सा सामान तो ला दो। मैं इस चीज का आदी हो चुका था, इसलिए खुशी खुशी उनके काम कर देता। यूं वह काम करवाकर मुझे कुछ पैसे भी दे देती, इसीलिए मैं भी उनका काम खुशी खुशी कर दिया करता था। चूंकि यह आंटी मेरी पड़ोसन थी, उनका हक भी हम पर ज्यादा था, इसलिए मैं उनकी बात सुनने के लिए चला गया। वह आंटी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने मुझे अपने करीब आने का इशारा किया तो मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वह मुझसे कहने लगी, अमित क्या तुम मुझे किराए पर डीवीडी ला दोगे? यह सुनकर मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। आंटी ने मुझे बताया कि उनके किसी रिश्तेदार की शादी की मूवी आई हुई है और वह उन्होंने देखनी थी, तो मैं इसलिए उन्हें कहीं से डीवीडी प्लेयर लाकर दे दूं। पहले तो मैं हिचकिचाया, क्योंकि वीडियो सेंटर वाले आजकल किराए पर कुछ भी नहीं दे रहे थे। मगर फिर मैंने सोचा कि आंटी ने पहली बार मुझसे कोई काम कहा है। अगर मैंने यह काम करने से इनकार कर दिया तो कहीं आंटी को बुरा न लग जाए, इसलिए मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं उनको डीवीडी प्लेयर जरूर ला कर दूंगा। उस वक्त दोपहर का टाइम था, इसलिए मैं घर चला गया। लेकिन जैसे ही शाम हुई तो मैं अपने मोहल्ले के वीडियो सेंटर पर चला गया। ये दुकान मेरे किसी दोस्त की थी, इसलिए दोस्त ने मेरी जमानत पर डीवीडी प्लेयर दे दिया और साथ में यह शर्त भी रखी कि वापस भी तुम ही लेकर आओगे। मैंने उसकी बात मान ली और आंटी के लिए डीवीडी प्लेयर ले आया। मैंने आंटी को डीवीडी प्लेयर दरवाजे पर देना चाहा तो वह कहने लगी कि अंदर आकर इसे हमारी एलसीडी के साथ सेट भी कर दो। उन्हें मूवी चलाना भी नहीं आती थी। मैं इस काम में माहिर था, इसीलिए मैं उनके घर चला गया। उनका घर बहुत खूबसूरत था और अंदर से घर देखने से मुझे यह अंदाजा हो गया कि वह आंटी काफी पैसे वाली हैं। आंटी ने मुझे एक कमरे में बिठाया और कहा कि इस एलसीडी के साथ डीवीडी प्लेयर को सेट कर दो। मैंने उनको शादी की मूवी चलाकर दे दी। इस दौरान आंटी मेरे लिए चाय बनाकर ले आई और मजबूरन मुझे वह चाय पीनी पड़ी। तभी मेरा ध्यान मूवी की तरफ चला गया। उस शादी के फंक्शन में एक बहुत खूबसूरत लड़की नाच रही थी। वह खूबसूरत तरीके से नाच रही थी कि मेरी चाय खत्म हो गई, मगर मुझे इस बात का एहसास तक न हुआ। तभी आंटी ने मुझे बताया कि यह मेरी बेटी है, आज उसकी तबीयत खराब है इसलिए सो रही है। ये सुनकर मैं उठ खड़ा हुआ और अपने घर आ गया। घर आकर भी मेरा सारा ध्यान आंटी की बेटी की तरफ ही था। वह मुझे अच्छी लगने लगी। दूसरे दिन आंटी ने मुझे डीवीडी प्लेयर दरवाजे पर ही दे दिया और अंदर आने को नहीं कहा। ये सुनकर मैं अंदर से बुझ गया, क्योंकि मैं शायद मौके की तलाश में था कि कब आंटी घर बुलाएंगी और मैं उनकी खूबसूरत बेटी को देख पाऊंगा। पता नहीं उसे देखकर मैं क्यों बेचैन सा हो गया था। आखिर कई दिनों के बाद एक बार फिर आंटी को मुझसे काम पड़ गया। आंटी ने मुझे आवाज दी और कहा, बेटा हमारी मशीन खराब हो गई है, घर आकर जरा चेक कर देना। मैं जल्दी से घर के अंदर गया। मैंने मशीन चेक की तो उसके अंदर एक कपड़ा फंसा हुआ था। मैंने वह कपड़ा निकाल दिया। मशीन स्टार्ट की तो वह चलने लगी। यह देखकर आंटी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, शुक्र है यह ठीक हो गई, मुझे कपड़े धोने थे। फिर कहने लगी कि मेरी बेटी के उठने का वक्त हो गया है। मैं जाने लगा तो आंटी ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा। अरे बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। इसी दौरान आंटी मेरे लिए कुछ बिस्कुट और चाय लेकर आ गई। मुझे ख्याल आने लगा कि आंटी की बेटी भी घर में रहती है, लेकिन अभी तक मैंने उसे नहीं देखा। अब मेरा तजुर्बा बढ़ गया कि आंटी की बेटी को एक दफा देख लूं। मैंने उसे मूवी में देखा था और पता नहीं वह कितने साल पुरानी मूवी थी, और मैं उसे इसलिए भी देखना चाहता था क्योंकि आंटी खुद भी बहुत खूबसूरत थीं।
इसीलिए मेरे दिल में ख्याल आया कि आंटी इस उम्र में इस कदर खूबसूरत हैं, तो उनकी बेटी कितनी खूबसूरत होगी। तभी आंटी कहने लगी, तुम कुछ देर बैठो, अभी मेरी बेटी आ रही होगी, तुम्हें मैं उससे मिलाती हूँ। वैसे मेरी बेटी मेरी तरह बहुत खूबसूरत है, मगर मेरी तरह खुशमिजाज नहीं है। वह बहुत कम बोलती है, इसीलिए लोग उसे मगरूर समझते हैं। आंटी अपनी बेटी के बारे में मुझे बता रही थी। तभी उनकी बेटी वॉशरूम से बाहर निकली। उसे मेरा पता नहीं था, इसलिए वह बिना दुपट्टे के सर पर तौलिया लपेटे निकली। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह किसी परी से कम नहीं थी। उसके बाल गीले थे, ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी शावर लेकर बाहर निकली है। उसने लाइट पिंक कलर का सूट पहना था, जिसमें वह कोई परी लग रही थी। उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ तो आंटी ने अपनी बेटी से कहा, यह हमारा पड़ोसी अमित है, बड़ा ही अच्छा बच्चा है और मेरे तो अक्सर ये बहुत सारे काम कर देता है। यह सुनकर आंटी की बेटी ने मुझे रुककर देखा और फिर अपने कमरे में चली गई। आंटी कहने लगी कि वह अजनबी लोगों से ज्यादा बात नहीं करती। मेरी बेटी ने छोटी सी उम्र में बहुत बड़े दुख देख लिए हैं। फिर मैंने बातों ही बातों में उनके पति के बारे में पूछा। इस सवाल पर वह थोड़ा सा परेशान हो गईं। उन्होंने एक लंबी सी आह भरी, फिर कहने लगी, वह पिछले 11 साल से कनाडा में हैं, मगर कभी हिंदुस्तान नहीं आए। वह हर महीने इतने पैसे भेजते थे कि हमें किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन मेरी सिर्फ एक बेटी ही है, पति भी घर से दूर है, इसलिए घर में मर्द की बहुत कमी महसूस होती है। काश हमारे घर में भी कोई मर्द होता जो बाहर के सारे काम कर देता। ये बताते हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी। न जाने क्यों मुझे उस वक्त उन पर बहुत तरस आया। मैं उनके जज्बात को महसूस कर सकता था, इसलिए मैंने उनसे यही कहा कि आप फिक्र नहीं करें, आपको जब भी किसी काम की जरूरत हो आप फौरन मुझे आवाज दे दिया करें, मैं आपका हर काम कर दिया करूंगा। सारा दिन मैं फौरिग ही होता हूँ, आप मुझे अपना ही समझें। यह सुनकर वह आंटी बहुत खुश हुई। उसके बाद मैं अक्सर आंटी के घर के बाहर फिरने लगा और वह भी बाहर आकर खड़ी हो जाती। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ती तो मुझे फौरन आवाज देती, अमित जरा इधर आना, मुझे दुकान से कुछ सामान ला दो, कभी दूध लेकर आना। मैं भागकर उनके सारे काम कर देता। एक दिन मुझे उनके घर से एक बहुत प्यारी आवाज आई, अमित जरा इधर आना। मैंने आवाज की सिमत देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह आंटी की बेटी आद्रा थी। मैं भागता हुआ उसके पास गया तो वह कहने लगी, आज मेरी मामा की तबीयत खराब है, इसलिए प्लीज दूध ला दो। यह सुनकर मैं दुकानदार के पास गया और दूध लेकर आया। मैंने दस्तक दी तो आंटी की बेटी ने दरवाजा खोला और मैंने उससे कहा, दूध ले आया हूँ, यह लें। मैंने जब इतना कहा तो वह मुझे दूर से आवाज देने लगी कि प्लीज दूध अंदर पकड़ा दो। यह सुनकर मैं अंदर दाखिल हुआ। उसके बाद वह मुझसे कहने लगी, मेरी मामा के पास कुछ देर बैठ जाओ। मैं उनके कमरे में चला गया जहां वह सुकून के साथ सो रही थीं। तभी उनकी बेटी ने मुझसे पूछा, अमित चाय पियोगे? उसकी आवाज में जैसे कोई जादू था। मेरे मुंह से जी के अलावा कुछ न निकला, क्योंकि मैं बहुत घबराया हुआ था, मगर उस वक्त उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसे मैं समझ नहीं पाया। कुछ ही देर बाद वह चाय बनाकर अंदर दाखिल हुई और मुझसे पूछा, अमित मामा बहुत तारीफ कर रही थी, तुम क्या करते हो? जिस पर मैंने जवाब दिया कि मैं सारा दिन फौरिग ही होता हूँ। ये सुनकर वह हंसने लगी। मैंने देखा कि वह हंसते हुए बहुत अच्छी लगती थी। फिर वह कुछ सोचकर उदास हो गई। मैं चाय पीते वक्त कभी आंटी की तरफ देखता और कभी उनकी बेटी की तरफ, और कभी नजरें झुका लेता। उनकी बेटी कोई 24-25 साल की जवान लड़की थी, मगर वह इस कदर खूबसूरत थी कि वह 18 साल की लगती थी। मैंने उससे पूछा, आप क्या करती हैं? यह सुनकर वह कहने लगी कि मैं 16 साल की थी जब पापा ने मेरी शादी कर दी, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ही मेरा पति मर गया, तो ससुराल वालों ने यह कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि मैं मनहूस हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वह कहीं से भी शादीशुदा नहीं लग रही थी। अब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा कि अचानक आंटी की आवाज गूंजी, अमित तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने इनकार में सिर हिलाया तो आंटी की बेटी ने कहा, वह क्यों? मैंने कहा कि मैं अभी सिर्फ 16 साल का हूँ। यह सुनकर वह कहने लगी, आजकल के लड़के तो 15 साल की उम्र में भी शादी कर लेते हैं। ये सुनकर मैंने कहा कि मेरा न तो घर है और न ही कोई काम धंधा, ऐसे में मुझसे कौन शादी करेगा? यह सुनकर आंटी की बेटी खामोश हो गई। उस दिन के बाद मैं किसी न किसी बहाने उनके घर चला जाता था। आंटी भी मुझे अंदर आने से मना नहीं करती थी, और अब उनकी बेटी भी मेरे साथ बिना झिझक बात करती थी। एक दिन वह मुझसे कहने लगी, अमित
तुम कब तक मोहल्ले वालों का काम किया करोगे? तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते ताकि तुम्हारी शादी हो? यह सुनकर मैंने उससे कहा कि काम धंधे के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। जिस पर वह कहने लगी, तुम कौन सा काम करना चाहते हो? मैंने कहा कि मैं दुबई जाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास टिकट और वीजे के लिए पैसे नहीं है। यह सुनकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। उसने अपना कुछ पुराना जेवर कमरे से निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया और कहने लगी, शादी का जेवर है जो मेरी मम्मा ने मुझे दिया था। यह अब मेरे किसी काम का नहीं है। शायद यह मेरी किस्मत में नहीं था। तुम यह बेचकर पैसे ले लो, शायद इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। ये सुनकर मैं डर गया और उससे कहा, नहीं, मैं यह नहीं ले सकता। मैं फौरन अपने घर आ गया और बिस्तर में आकर लेट गया। मैं मोहल्ले का गरीब तरीन लड़का था, जबकि वह एक अमीर लड़की थी। उसकी उम्र शायद 25 साल थी, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 16-17 साल थी। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, इसलिए मैं मोहल्ले वालों के काम कर दिया करता था। इस वजह से कोई और काम भी नहीं कर सकता था। लोग भी मुझे काम के बदले पैसे दे दिया करते थे। मेरा गुजारा अच्छा हो जाता था। मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। सारा दिन मोहल्ले में आवारा फिरता और आंटी के घर भी अक्सर चला जाया करता था। मैं अपने आधार कार्ड पर अपनी उम्र 2 साल ज्यादा करके दुबई जाना चाहता था, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे। आज न जाने क्यों आंटी की बेटी ने मुझसे ऐसी बात कह दी थी। हमें तो मिले हुए अरसा भी नहीं हुआ था कि वह मुझ पर इतना एतबार कर सके। मैं बिस्तर पर लेटा यही सोच रहा था, न जाने उसे मुझ पर इतना एतबार कैसे आ गया। अगले 2 दिन तक मैं उनके घर के पास से नहीं गुजरा। न जाने यह डर था या शर्मिंदगी। लेकिन तीसरे दिन आंटी मेरे घर आ गईं। शायद वह अपने घर में बैठे बैठे बोर हो रही थीं, तो इसलिए मेरे घर चली आईं। मैं भागकर किचन में गया और आंटी के लिए चाय बनाने लगा, जिस पर आंटी मुझसे कहने लगी, 2 दिन हो गए, तुम हमारे घर क्यों नहीं आए? मैं शायद इसी इंतजार में था कि वह मुझसे यह सवाल करें। मैंने फौरन गिला कर दिया कि आपने कौन सा मुझे याद किया था। ये सुनकर आंटी मुझे कहने लगी, मैं और आद्रा तुम्हें बहुत याद करते हैं। ये सुनकर मैं चौंक गया और उनसे पूछने लगा, आपकी बेटी भी मुझे याद करती है? यह सुनकर वह कहने लगी, हाँ, उस बेचारी का मेरे और तुम्हारे सिवा और कौन है इस दुनिया में। जिसके साथ ही वह हंसने लगी। तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ अपने दिल की बात कर लेते हैं, वरना वह तो अंदर से कब की टूट चुकी है। मैंने उसके बाप से बहुत बार कहा है कि उसके लिए कोई और अच्छा सा रिश्ता तलाश कर दें, वह कब तक घर में ऐसे ही पड़ी रहेगी। आंटी के मुंह से उनकी बेटी की दूसरी शादी का सुनकर मैं चौंक गया। क्या आप अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहती हैं? यह सुनकर आंटी कहने लगी, हाँ बिल्कुल, वह जवान है, खूबसूरत है, इसके अलावा उसमें क्या कमी है? बस किस्मत ने उसे बेचारी को ससुराल से यूं निकाल दिया, और तो कोई ऐब नहीं है उसमें। कोई अच्छा लड़का मेरी बेटी का हाथ मांगेगा तो मैं फौरन हाँ कर दूंगी। यह सुनकर मैं आंटी के करीब जाकर बैठा और उनसे पूछा, आपको अपनी बेटी के लिए कौन सा लड़का पसंद है? आंटी मेरे सवाल पर कहने लगी, बस शरीफ और अच्छा कमाता हो, क्योंकि हमारी बेटी हमारे घर में भी ऐश करती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह अपने पति के घर भी ऐश करे, उसे कोई तकलीफ ना हो। यह सुनकर मैं चुप हो गया। सारी रात यही सोचता रहा कि मैं शरीफ तो बहुत हूँ, मगर मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं कि आंटी अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में रख दें। यही सोचते सोचते 2 दिन गुजर गए और मेरी मायूसी में इजाफा होने लगा। तभी मैंने सोचा कि मुझे आंटी की बेटी की ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए। अगर मैं इस जेवर को बेचकर दुबई चला जाता हूँ और वहाँ दिन रात मेहनत करने के बाद अपना घर बना लेता हूँ, तो आंटी यकीनन मुझे अपनी बेटी का रिश्ता जरूर दे देंगी। इस ख्याल ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मैं अगले दिन उनके घर चला गया। आंटी को नमस्ते करने के बाद मैं सीधा उनकी बेटी के कमरे में चला गया। वह अभी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे इस हुलिये में देखकर मैंने नजरें चुरा लीं, लेकिन अब मैं वहाँ से नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे उससे जरूरी बात करनी थी। इसलिए मैं सोफे पर बैठ गया। वह मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम इतने दिन हमारे घर क्यों नहीं आए? ये सुनकर मैंने कहा कि मैं डर गया था, जिस पर वह हंसने लगी। क्यों? क्या तुम मुझसे डर गए थे? यह सुनकर मैं खामोश हो गया। वह अपने बिस्तर से उठी और सोफे पर आकर बैठ गई। मैं उसे अपने इतने करीब देखकर घबरा गया। मेरे माथे पर पसीना छूटने लगा। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वह मेरे इतना करीब आकर बैठ जाएगी। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और कहने लगी, अमित, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? न जाने क्यों उसकी बात से आंखें भीग गईं। मैंने उससे कहा,
मेरे माता पिता का इंतकाल हो चुका है। मुझे बस 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, इसलिए मैं कमा कर क्या करूंगा। ये सुनकर वह नाराज होकर सोफे से उठने लगी। यही वह मौका था। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे दूर जाने से रोका। वह कहने लगी, अमित, तुम दुबई चले जाओ, वहां जाकर बहुत सारा पैसा कमाओ, फिर अपना घर लो और शादी कर लो। मोहल्ले वाले कब तक तुम्हें पैसे देंगे? यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और अलमारी से अपने जेवर निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगी, यह मेरी शादी का जेवर है, यह मेरे किसी काम का नहीं है, उधार समझ कर रख लो, दुबई जाकर वापस कर देना। यह कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। मैं फैसला कर चुका था कि मैं इस बार उसे इनकार नहीं करूंगा, इसलिए मैंने उससे जेवर ले लिया और उससे कहा, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सुनकर वह कहने लगी, यह एहसान नहीं, प्यार है। प्यार का बदला कोई नहीं चुका सकता। तुम मेरी मामा का काम दिल से करते हो, तुम्हारी वजह से मामा को थोड़ा सुकून का एहसास होने लगा है, इसलिए मैं तुम्हारी कद्र करती हूँ, वरना मैं कभी भी अपना जेवर उठाकर ऐसे किसी अनजान को न देती। उस दिन मैं आंटी के घर से निकला तो सीधा अपने दोस्त के पास चला गया, जिसका भाई दुबई में काम करता था। मैंने उसके हाथ पर पैसे रखे और कहा कि मेरा दुबई जाने का इंतजाम करो। ये सुनकर उसने अपने भाई से बात की और यूं 1 महीने के अंदर अंदर मेरे दुबई जाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए। मैंने आंटी के घर आकर उन्हें यह बात बताई तो वह उदास हो गईं और कहने लगी, तुम दुबई जा रहे हो, अब हमारे घर के काम कौन करेगा? ये सुनकर मैं हंस पड़ा। मैं आद्रा के कमरे में आया, उसे यह खुशखबरी सुनाई तो वह बहुत खुश हुई और कहने लगी, आमित, दिल लगाकर काम करना। यह सुनकर मैंने चुपके से कहा, दिल लगाकर काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपना दिल तो यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर मैं वहां से चला गया, सामान पैक किया और एयरपोर्ट पहुंच गया। पहला महीना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं उसी दोस्त के भाई के पास काम करता था जिसने मुझे दुबई बुलाया था। जहां का काम मुश्किल से समझ में आता था, इसलिए मुझे 1 महीना लग गया। मगर जैसे ही मुझे काम समझ आया, मैंने सबसे पहले आंटी के घर कॉल की और उन्हें अपनी खैरियत बताई। आंटी मेरे बारे में सुनकर बहुत खुश हुई और मुझे बहुत सारी दुआएं दी और फिर फोन आद्रा को दे दिया। मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या बात करूं। वह खुद ही मुझसे बातें करने लगी और कहने लगी कि पैसे जमा करते रहना, फजूल खर्ची मत करना, ताकि तुम जल्दी से शादी कर सको। यह सुनकर मैं हंस पड़ा। शायद वह भी मुझसे प्यार करने लगी थी। यूं हर हफ्ते मैं आंटी के घर फोन करता था। दुबई आकर मुझे अपने देश हिंदुस्तान की याद सताने लगी थी। मैं जब भी आंटी के घर फोन करता तो आंटी थोड़ी देर मेरे साथ बात करके अपनी बेटी को फोन पकड़ा दिया करती थीं और फिर हम काफी देर तक बातें करते रहते थे। इससे मेरे दिल को तसल्ली हो जाती थी और मैं एक बार फिर से जी जान लगाकर अपने काम में लग जाता। मुझे तनख्वाह मिली तो मैंने आद्रा से पूछा कि मैं दुबई से तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट भेजूं। ये सुनकर वह शर्माने लगी और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं उसे बहुत कहता रहा, मगर वह मेरी बात टाल देती। मैंने सोच लिया कि उसने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं कुछ न कुछ उसे जरूर भेजूंगा, मगर वह गिफ्ट का नाम सुनकर ही शर्मा जाती थी। मैं हर हफ्ते उसे फोन करता था और उससे पूछता कि तुम्हारे लिए क्या भेजूं। एक रोज वह कहने लगी, तुम इतनी ही जिद करते हो तो दुबई से मेरे लिए अंडरगारमेंट्स ले आना। यह सुनकर मैं हंस पड़ा और उससे कहने लगा, मेरी भी एक शर्त है। मेरी बात सुनकर वह पूछने लगी, कैसी शर्त? जिस पर मैंने कहा कि यह बात मैं आकर बताऊंगा। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गई। यूं मुझे दुबई में 2 साल हो गए। मेरा वीजा खत्म हो गया। मैंने अपना वीजा दोबारा रिन्यू किया, लेकिन मैं अपने घर न जा सका। मैं जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जिस मकसद के लिए आया था उसको पूरा करना था और मेरा मकसद था बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना। फिर कुछ अरसे बाद मैंने छुट्टी की दरखास्त दे दी। जो ही मुझे काम से छुट्टी मिली, मैं फौरन वापस चला गया। आंटी से सलाम दुआ की। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई और गले से लगा लिया। वह मुझे देखकर कहने लगी कि तुम तो बहुत जवान और खूबसूरत हो गए हो। फिर मैं आंटी के घर में बैठ गया और मैंने उनसे बात की कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उन्हें मेरी बात सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर हुई, मगर उन्हें मेरी बात पर एतराज था। लेकिन मेरा दिल उस वक्त टूटा जब उनकी बेटी ने मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दिया। वह कहने लगी कि अमित, तुम मुझसे बहुत साल छोटे हो। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सिर झुकाए बैठा रहा, क्योंकि मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था।
मैंने अपना बैग खोला और कुछ तोहफे जो मैंने आंटी और उनकी बेटी के लिए लेकर आया था उनके सामने रख दिए, जिसको उन्होंने खुशी खुशी कबूल कर लिया। फिर मैंने जेब से पैसे निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। वह कहने लगी कि यह क्या है। मैंने कहा कि यह वह रकम है जो तुमने मुझे जाने से पहले दी थी। इसके साथ मैंने उसका शुक्रिया भी अदा किया। उसने खामोशी से वह पैसे पकड़े और उठाकर अलमारी में रख दिए। मैंने उनसे इजाजत ली और घर आ गया। दिल तो कर रहा था कि अगले रोज ही वापसी का टिकट लूं और वापस दुबई चला जाऊं। वैसे भी अब मेरा कौन था यहाँ पर। रात का खाना खाने को भी जी नहीं चाह रहा था। मैं खामोशी से जाकर अपने कमरे में लेट गया। सुबह हुई तो मोहल्ले वालों से मुलाकात हुई। वह कहने लगे कि तुमने बहुत अच्छी किस्मत पाई है जो तुम इतनी जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो गए। मगर मेरा दिल तो अंदर से बुझा हुआ था। मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था, मगर 1 हफ्ते में ही वापसी की टिकट बुक करवा ली। जाने से पहले एक बार फिर किस्मत आजमाने का सोचा और आंटी से जाकर दरखास्त की कि किसी तरह अपनी बेटी को मना लें। मैं उम्र में छोटा हूं तो क्या हुआ, आपकी बेटी मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। आंटी भी यही चाहती थीं कि उनकी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। आखिरकार मैंने और आंटी ने बहुत जोर लगाया और फिर आद्रा को हमारी बात माननी ही पड़ी। उसकी हाँ पर मेरी खुशी की इंतहा न रही और यूं हमारी शादी हो गई। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई और मैं उसे अपने साथ दुबई ले गया। अब मेरे पास एक अच्छी नौकरी और अपना घर है। मेरे 3 बच्चे हो चुके हैं और हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह मजेदार कहानी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और हर रोज कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे किसी और एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अनामिका जैसे ही आरुषि को मारने वाली होती है कि रणवीर अनामिका का हाथ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जैसे ही अनामिका ने अपना हाथ उठाई, आरुषि अपना सर झुका लेती है। यह देख करके रणवीर की आंखों में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था। रणवीर भारी आवाज़ में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी स्वीटी पर हाथ उठाने की? यह आवाज़ सुनकर के आरुषि चौंक सी गई। ऑफिस के सारे एम्प्लॉय खड़े हो गए थे और वहाँ क्या हो रहा था सब एक टक देखने लगे। अब सबको डर हो गया था कि रणवीर ओबेरॉय अब आगे क्या करेगा। और अनामिका की गलती भी नहीं थी, वह तो उस लड़की की गलती थी। पर वह तो अनामिका को ही डांटने लगे थे। और यह स्वीटी कौन है? सब आंखें फाड़े हुए उस लड़की को रणवीर को देखे जा रहे थे। बृजमोहन जी भी एक पल के लिए सहम से गए, क्योंकि रणवीर इतना गुस्सा भरी आवाज़ में बोला ही था। और वह भी चौंक गए कि स्वीटी किसको रणवीर बोल रहा है। बृजमोहन जी आरुषि के पास आए और कहने लगे, आरुषि बेटा चलो यहाँ से, बहुत हो गई। वह आरुषि का हाथ पकड़े हुए थे, उसे चलने को कहने लगे, पर आरुषि उन्हें रोक दी। वह फौरन से अपनी नज़रें उस आवाज़ की तरफ करके देखी। वह फटी नज़रों से देखती रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि वह तो कल वाला ही इंसान है जो कि मुझे किडनैप किया था। आरुषि की आंखें फटी की फटी रह गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह रणवीर ओबेरॉय ही था। वह अभी अपने होश खो चुकी थी। रणवीर बस अनामिका को ही सुनाए जा रहा था और कहने लगा, इस ऑफिस से दफ़ा हो जाओ। जो तुमने आज काम किया है उसका मैं इनाम दे रहा हूँ। आइंदा से यह गंदी शक्ल मेरे सामने मत लेकर आना। आज से तुम्हारी छुट्टी हो गई। यह कहते हुए उसकी ब्राउन आंखें गुस्से से दहक रही थी। रणवीर के गुस्सा के सामने किसी की जुबान खोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। और अनामिका तो सब जानती थी, इसीलिए वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। आरुषि रणवीर के सामने आई और वह कहने लगी, बंद करिए यह नाटक और यह दिखावा। सब लोग आरुषि की तरफ देखने लगे। आरुषि जब जान गई कि यहाँ किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि रणवीर ओबेरॉय ही है, वह बहुत ज़्यादा डर रही थी। कांपते आवाज़ में हिम्मत करते हुए रणवीर ओबेरॉय को इस तरह से बोले जा रही थी। 1 मिनट के लिए तो बृजमोहन जी भी घबरा गए और डर गए थे। वह कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आरुषि रणवीर के सामने ऐसे बोलेगी। बृजमोहन जी डर से कांपने लगे थे कि अब पता नहीं यह डेविल आरुषि के साथ क्या करेगा।
बृजमोहन जी आरुषि के पास आए और कहने लगे, चलो बेटा यहाँ से। पर आरुषि बृजमोहन जी का हाथ अपने हाथों से छुड़ा लेती है और कहने लगी, मुझे इस इंसान से बात करनी है। इसने आपको तकलीफ़ दी है, आपको पनिशमेंट दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई? और इसने मुझे कल। आरुषि अपनी बात अधूरी छोड़ दी। यह सुनकर और देखकर रणवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह कहने लगा, इस तरह से तुम नाराज़ होगी तो कैसे काम चलेगा स्वीटी? चलो हम बैठ कर के बातें करते हैं ना। आरुषि कहने लगी, जी नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर अपने डैड के लिए आई हूँ। और मैं एक बात आपको अच्छे से बता दूँ कि मेरे डैड यहाँ पर कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि 2 दिनों से मेरे डैड का यहाँ पर मजाक बनाया जा रहा है और आप लोगों ने मेरे डैड का मजाक उड़ाया है। आपने मेरे डैड को पनिशमेंट के तौर पर यहाँ पर नौकरी दी हुई है ना, कि रोज़ मेरे डैड आते हैं और बैठकर चले जाते हैं और आपके एम्प्लॉय मेरे डैड का मजाक उड़ा रहे हैं। यह कहाँ का पनिशमेंट है? इतना सुनकर रणवीर की आंखें पूरी तरह से चौंक गई और वह सारे एम्प्लॉय पर नज़र दौड़ाने लगा और वह बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ में बोला, किसने बृजमोहन जी का मजाक उड़ाया है? सारे एम्प्लॉय एकदम से शांत खड़े थे और वह बहुत ज़्यादा ही घबराए और डर के मारे पसीने पसीने हो रहे थे। बृजमोहन जी का मजाक तो सभी ने उड़ाया था और सभी लोगों ने हंसा था, पर अब जब रणवीर पूछ रहा था तो किसी के ज़बान से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। यह देख करके और सुनकर रणवीर कहने लगा, अगर नहीं बताओगे तो सारे के सारे इस जॉब से हाथ धो बैठोगे। अब सोच लो, तुम लोगों को जॉब चाहिए या फिर पनिशमेंट? रणवीर बड़ी बड़ी आंखें किए हुए गुस्से से भारी आवाज़ में रिसेप्शनिस्ट से कहने लगा, तुम बताओ कि कल क्या हुआ था? रिसेप्शनिस्ट डर के कांपने लगी। वह कहने लगी, सर वो किशन ने इनका मजाक उड़ाया था और सब लोग भी हंसे थे। रणवीर गुस्सा भरी नज़रों से किशन को देखा। किशन रणवीर के करीब आया, उसका सर नीचे और डरे सहमे हुए हालत में आकर के रणवीर के सामने खड़ा हो गया। आज तो वह सोच लिया था कि आज तो उसका काम तमाम ही है और यह डेविल उसे नहीं छोड़ेगा। डरे हुए आवाज़ में कहने लगा, सर मैं तो बस बृजमोहन जी को सच बताया था कि आपने उन्हें पनिशमेंट दिया है कि वह हर रोज़ ऑफिस आएंगे और चले जाएंगे। आप कैसे किसी को पनिशमेंट दे सकते हो और आप क्या सच बता सकते हो? बस मैं यह कहना चाहूँगी कि जिस तरह से तुम यहाँ पर जॉब करने आते हो और पैसे कमाने के लिए आते हो, इस तरह से और भी लोग आते हैं, पर उनका इस तरह से मजाक कहाँ की समझदारी है? और वह भी अपने डैड के उम्र के इंसान से इस तरह से घटिया मजाक करना कोई खेल नहीं है। तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं है? इतने बड़े ऑफिस में काम कर रहे हो कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? अभी वो बोल ही रही थी कि कहने लगा, सॉरी मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। किशन बृजमोहन जी के सामने आकर हाथ जोड़ देता है और कहने लगा, सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। बृजमोहन जी किशन के हाथ पकड़ लेते हैं और कहने लगे, कोई बात नहीं है बेटा, गलती तो इंसान से ही होती है ना, और तुमने स्वीकार कर लिया, वही बहुत ज़्यादा है। तभी रणवीर कहने लगा, किशन तुम जा सकते हो और मुझे आगे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतना सुनकर के किशन तो हैरान हो गया कि आज रणवीर ओबेरॉय को हो क्या गया है। आज इस तरह से बिना कोई सज़ा दिए ही यह इंसान कैसे छोड़ दिया? कहीं यह मुझे ऑफिस के बाद तो कोई पनिशमेंट या फिर कुछ, वह सोचकर घबरा जाता है। वह डर के मारे उसके पैर कांपने लगे थे। वह आकर अपने डेस्क पर बैठ जाता है और उसी बृजमोहन जी का हाथ पकड़ के कहने लगी, डैड चलिए यहाँ से। और उसी अपने डैड के साथ जाने लगी थी। अभी वह अपना एक कदम आगे बढ़ाई ही थी कि रणवीर उसके सामने आ जाता है और कहने लगा, बृजमोहन जी आप कहीं नहीं जाएंगे, आप इसी ऑफिस में काम करेंगे, क्योंकि हमारे बीच डील हुई है और वह डील आप अच्छे से जानते हैं। हमारा डील या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना रूल के खिलाफ है। इतना सुनते ही बृजमोहन जी जगदीश पांडे के साथ जो रणवीर ने किया था वो हादसा याद आ गया
और यह सोच करके बृजमोहन जी कहने लगे, हाँ बेटा, रणवीर सर सही कह रहे हैं, तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, मैं यहीं पर जॉब करूँगा। बृजमोहन जी यह नहीं चाहते थे कि उनके या फिर आरुषि के साथ कुछ गलत हो, और वह आरुषि और शुभ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें रणवीर कोई चोट न पहुंचाए। आरुषि, डैड, अब आप इस ऑफिस में कोई काम नहीं करेंगे। इतना कह करके बृजमोहन जी का हाथ पकड़ के ऑफिस से बाहर जाने लगी थी। तभी रणवीर आरुषि के सामने भाग कर जाता है और कहने लगा, स्वीटी, जो भी बात हो हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे ना। मैं अब तुम्हारे डैड को कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा, प्लीज़ बात को समझो। आरुषि कहने लगी, नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना है, चलिए डैड। रणवीर फिर से एक कदम आगे बढ़ता है और बृजमोहन जी का हाथ पकड़कर कहने लगा, आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं, यह मेरा ऑफिस है और आप इस ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत पहले ही जॉब पर रख लिया था, पर मैं ऑफिस में नहीं आ रहा था, जिस वजह से आपको अकाउंटर का कुछ नहीं पता था। अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तभी वह किसी को बुलाता है और आरुषि उसको देख करके हैरान हो जाती है। वह तो एकदम से कल वाला ही इंसान लग रहा था, हट्टा कट्टा, पर आरुषि की आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, जिस वजह से उस इंसान को वह पहचान नहीं पाई, बस उसे परछाई नजर आ रही थी। रणवीर कहने लगा, जय, बृजमोहन जी को लेकर के जाओ और उन्हें अकाउंटर का काम समझा दो। यह बात रणवीर बृजमोहन जी की आंखों में आंखें डालकर बोल रहा था। बृजमोहन जी सब समझ रहे थे, अगर वह नहीं जाते तो रणवीर आरुषि के साथ पता नहीं क्या ही कर देता। इस डर से बृजमोहन जी कहने लगे, ठीक है आरुषि। आरुषि से बोले, बेटा तुम कॉलेज चले जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं इसी ऑफिस में रहूँगा, तुम खामखा परेशान हो रही हो बेटा, परेशान मत हो। आरुषि कहने लगी, डैड, अभी वह इतना बोली ही थी कि जय, वह आदमी खड़ा था, वह कहने लगा, चलिए बृजमोहन जी। इतना सुनकर के बृजमोहन जी उसके साथ आगे बढ़ गए। आरुषि मन में सोचने लगी, डैड, आप अच्छे से जानते हो कि मैं आपको इस तरह से परेशानी में आपको नहीं देख सकती हूँ, और यहाँ आपकी बेइज्जती हुई है, वहाँ आप कैसे रहकर काम कर सकते हैं। बृजमोहन जी जैसे ही चले गए, रणवीर आरुषि का हाथ पकड़े अपने कैबिन में लेकर जाने लगता है। तभी आरुषि चिल्लाकर कहने लगी, आप कौन होते हैं मुझे यूँ ऐसे टच करने वाले, मुझसे दूर रहिए ना। आपने कल भी मुझे टच किया, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। अगर मुझे पता होता कि आप ही रणवीर ओबेरॉय हैं और कल मुझे इस तरह से, तो मैं कभी भी यहाँ। अभी वह बोल ही रही थी कि तब तक रणवीर उसे कैबिन में ला चुका था और वह उसके लबों पर अपना लब रख दिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। अभी आरुषि का बात उसके गले में के अंदर ही रह गया, वह बोल ही नहीं पा रही थी। वहीं रणवीर के एक हाथ आरुषि के कमर पर था, जो कि उसके कमर को सहलाए जा रहा था। रणवीर इस वक्त बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा था, क्योंकि वह रात भर आरुषि के ख्यालों में जो था और उसके लिए तड़पा जो था, रात भर और सुबह तक की बेचैनी अब जाकर उसे सुकून महसूस करवा रही थी। एक हाथ वह आरुषि के सर पर बहुत प्यार से रखा हुआ था और वह आरुषि को उसी पोजीशन में किस करते हुए सोफे पर बैठ गया और आरुषि को अपने गोद में बैठा दिया। रणवीर का कैबिन साउंड प्रूफ और बाहर से कोई कुछ भी देख नहीं सकता था, मगर कैबिन के अंदर से बाहर का सब कुछ दिखता था। 10 मिनट के लंबे किस के बाद रणवीर आरुषि को छोड़ दिया, मगर वह आरुषि को अभी भी कमर से पकड़ा हुआ था। आरुषि की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आरुषि बहुत ज़्यादा ही अपने आप को वीक महसूस कर रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रणवीर उसके करीब भी रहे या फिर उसे टच करे। मगर यहाँ तो टच तो दूर की बात है, वह तो आरुषि को किस कर देता था। इन सब चीज़ों से आरुषि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी।
इस वजह से वह रोए जा रही थी। आरुषि के ब्लू आंखों में मोती जैसे आंसू देख करके रणवीर बेचैन हो उठा और वह कहने लगा, स्वीटी, इस तरह से तुम रोओगी तो कैसे काम चलेगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम मेरे सामने आंसू बहाओ। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम इस तरह से मेरे सामने नहीं रो सकती हो। तभी आरुषि उसे धक्का देती है और वह चिल्लाते हुए कहने लगी, ये आंसू भी आपकी वजह से है, समझ रहे हैं आप, आपने ही यह आंसू दिए हैं। यह कहते हुए आरुषि उससे दूर हुई और कैबिन के विंडो के पास चली गई और खड़ी हो गई, मगर वह हाथ विंडो के पास रखे होने के कारण और वह गुस्से में ही विंडो को ज़ोर से पकड़ी थी। तभी रणवीर खड़ा हो गया और वह भी उसके करीब जाने लगा। यह देखकर कि आरुषि अपना हाथ विंडो पर और कसती, जिससे कि उसके हाथ में खरोंच आ गई और उसके हाथों से ब्लड निकलने लगा। तभी आरुषि उसे हाथ दिखा करके रोकते हुए बोली, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहिए, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करिए। मैं किसी और की अमानत हूँ और आपने उसके अमानत पर दाग लगाए जा रहे हैं। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, किसी और की अमानत हूँ। ये सुनकर रणवीर की ब्राउन आंखें गुस्से से दहक उठी और वह आरुषि के पास आकर उसके हाथों को पकड़ लिया, मगर वह कुछ और आगे बोलता। तभी रणवीर को आरुषि के हाथों पर नजर गया, जो कि उसके हाथों से ब्लड निकल रहा था। यह देखकर कि वह एकदम से सदमे में आ गया। वह हकलाते हुए कहने लगा, यह ब्लड कैसे? आरुषि भी हैरान हो गई और वह अपने हाथ को देखने लगी। वह भी सोच में पड़ गई कि अचानक से उसके हाथ कैसे कट गए, अचानक से ऐसे कैसे हो गया। लेकिन रणवीर उसको टच करने की कोशिश कर रहा था। वह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आरुषि के लिए, उसका हाथ कट जाना बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं था। वह अपने हाथ को रणवीर के हाथों से झटक देती है और कहने लगी, यह मेरे हाथ में खरोंच लगी है ना, आपको इससे क्या मतलब है? इतना कहा करके आरुषि जाने लगी, मगर अभी आरुषि अपना एक कदम आगे बढ़ाई ही थी कि रणवीर उसके हाथों को पकड़ लिया और उसे दीवार से लगा दिया। उसके बालों को अपने हाथों से पकड़ के उसके गले पर अपने लबों को रख दिया और उसे किस करने लगा और एक हाथ से उसके बालों को सहलाने लगा और दूसरा हाथ उसके पेट पर था। और रणवीर को बार बार गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे कह सकती है कि वह किसी और की अमानत है। आरुषि बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, वहीं रणवीर उसके रूह तक सुकून महसूस हो रहा था। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रणवीर उसे टच भी करे, मगर रणवीर तो रणवीर ओबेरॉय था, वह कुछ भी कर सकता था। आरुषि उसे धक्का देती है, मगर उसके धक्के से रणवीर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वह आरुषि के हाथों को पकड़ के बड़े से चेयर पर बैठा दिया, जहाँ कि आज तक कोई भी नहीं बैठा था और ना ही बैठने की किसी में हिम्मत थी। केवल रणवीर ओबेरॉय ही उस चेयर पर बैठता था, पर आज उसने उस चेयर पर आरुषि को बैठाया, यानी कि रणवीर ओबेरॉय आज आरुषि को खुद से भी बढ़कर जानने लगा था। और वह फ़ौरन से चिल्लाकर जय को बुलाया। जय बाहर ही खड़ा था। वह आया और कहने लगा, क्या हुआ बॉस? रणवीर चिल्ला कर के बोला, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, देखो आरुषि के हाथ से ब्लड निकल रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ उसका ब्लड, फ़ौरन से डॉक्टर बुलाओ। वह बहुत ज़्यादा ही घबराए जा रहा था। आरुषि भी रणवीर को देखकर एक पल के लिए तो हैरान हो गई थी, इतने से चोट पर यह इंसान इतना परेशान क्यों हो रहा है। आरुषि खुद के लिए परेशान में रणवीर को देखकर हैरान थी। उसके फेस को एकटक देखी जा रही थी। आरुषि की नज़रें रणवीर महसूस किया, जिससे कि उसके चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल आ गया। जय वहाँ से जा रहा था और सोचे जा रहा था, दूसरों को मारने में तो ये इंसान सोचता भी नहीं है, ब्लड निकलने में, पर आज उस लड़की के एक बूंद खून के लिए इतना परेशान हो रहा है, ये मामूली बात नहीं हो सकता है। वह फ़ौरन से डॉक्टर को कॉल करके साथ लाया। डॉक्टर को देखते ही रणवीर दौड़ करके गया और कहने लगा, डॉक्टर देखिए ना, आरुषि को हाथ में चोट लगी है, ब्लड निकल रहा है, जल्दी से ठीक करिए।
डॉक्टर रणवीर को आज इतना परेशान पहली बार देखे। वो डॉक्टर रणवीर के फैमिली डॉक्टर थे। डॉक्टर रणवीर को परेशान देखकर बोले, रिलैक्स मिस्टर ओबेरॉय, मैं देखता हूँ। और वो आरुषि के अंगुली पर दवा लगाकर उसे पट्टी कर दिए। डॉक्टर कहने लगे, आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करिए, इनको बस थोड़ी सी चोट आई है और वह ठीक हो जाएंगी, मैं दवा लगा दिया। इतना कह कर के डॉक्टर चले जाते हैं और डॉक्टर के साथ जय भी उन्हें छोड़ने बाहर तक चला जाता है। रणवीर आरुषि के पास आकर कहने लगा, जाना तुम ठीक तो हो ना? पर आरुषि बहुत गुस्सा होती है और कहने लगी, आप इतना मेरी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं? आप मेरी फ़िक्र नहीं करिए। इतना कह कर के वह वहाँ से उठ खड़ी हुई और वह जाने वाली होती है, मगर रणवीर उसके हाथों को पकड़ करके फिर से चेयर पर बैठा दिया और उसके ऊपर झुक गया और कहने लगा, स्वीटी, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? तुम पहले मुझसे बात तो करो ना। आरुषि गुस्से भरी नज़रों से कहने लगी, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। रणवीर कहने लगा, ठीक है, नहीं बात करनी है जाना, तो फिर मैं यह अब बातें डायरेक्ट तुम्हारे पापा से ही बात करूँगा, और वह भी हमारे रिश्ते की। इतना कहकर के वह आरुषि के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर के उसके माथे को किस कर लेता है और कहने लगा, स्वीटी, अब मैं तुमसे दूर एक पल भी नहीं रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे दूर रहूँगा तो मैं नहीं रह पाऊँगा ज़िंदा। प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो ना। आज तक रणवीर किसी से इतना रिक्वेस्ट नहीं किया था। आज पहली और आखिरी आरुषि ही थी जो कि इतना उससे प्यार से और उसकी सारी गुस्से को सहन कर रहा था, क्योंकि आरुषि उसे सच में दिल से भा गई थी। आरुषि वहाँ से खड़ी हो जाती है और कहने लगी, मुझे घर जाना है, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। इतना कहकर वह जाने लगी, पर रणवीर उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, स्वीटी, तुम ऐसे कैसे अकेले जा सकती हो? मैं जैसे कह देता हूँ वह तुम्हें छोड़ देगा और तुम कॉलेज आज नहीं जाओगी। काफ़ी देर हो गई है, तो तुम कॉलेज कल से मेरे साथ चलोगी और मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। इतना सुनकर आरुषि की ब्लू आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। रणवीर जय को बुलाता है और कहने लगा, जय, आरुषि को उसके घर तक छोड़ दो। वह अपना सर हाँ में हिलाता है और आरुषि को आगे चलने के लिए कहता है। आरुषि आगे चलने लगी और वह ऑफिस से बाहर आ गई। इधर जय आरुषि के जाते ही अपने चेयर पर बैठ गया और उसकी खुशबू को अपने अंदर महसूस करने लगा और बोले जा रहा था, आरुषि, तुम सच में बहुत ही अलग हो। मैं तुम जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। इतना कहकर कि वह कुछ सोचने लगा और फ़ौरन से एक कॉल करता है। 5 मिनट में ही बृजमोहन जी उसके कैबिन में आते हैं। बृजमोहन जी उसके कैबिन में एंटर होते हैं तो वह डरे हुए होते हैं कि पता नहीं यह क्या ही बात करेगा। वह कहने लगे, क्या बात है सर? रणवीर अपने चेयर से खड़ा हो जाता है और बृजमोहन जी के पास जाता है। बृजमोहन जी पूरे डर के साये में घिरे हुए थे और डरे हुए हालत में कहने लगे, क्या बात है सर? कुछ गलती हो गई है क्या मेरी बेटी से? मेरी बेटी को प्लीज़ आप कुछ नहीं करेंगे ना? बृजमोहन जी को इतना डरा हुआ देखकर रणवीर कहने लगा, बृजमोहन जी, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। मैं ना ही आपको और ना ही आपकी बेटी को कुछ करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी के बारे में ही कुछ बात करना चाहता हूँ। आप यहाँ आराम से बैठिए। वह बृजमोहन जी को सोफे पर बैठाता है और कहने लगा, मैं आपकी बेटी से प्यार करने लगा हूँ और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर के बृजमोहन जी की तो हालत ही ख़राब हो गई थी। वह अपनी बेटी को इस शैतान के हाथों में कैसे सौंप सकते थे। वह फ़ौरन से सोफे से उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर कहने लगे, प्लीज़ रणवीर सर, प्लीज़ ऐसा मत करिए। वह बच्ची है, वह बहुत नादान है। अगर उसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसकी गलती की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। उसके तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे फूल सी बच्ची को आप छोड़ दीजिए। रणवीर कहने लगा, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए।
मैं आरुषि को कोई भी तकलीफ़ नहीं देने वाला हूँ। आप जो सोच रहे हैं वह सही है अपनी जगह पर, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं बस ऐसे रास्ते पर चल पड़ा हूँ और मैं वैसा बन गया हूँ। अगर मैं वैसा नहीं बनता तो सारी दुनिया मुझे लूट ही लेती। अब इस दुनिया की वजह से ही मुझे इतना कठोर डेविल बनना पड़ा। पर आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करिए, मैं आपकी बेटी को थोड़ी सी भी खरोच भी नहीं लगने दे सकता हूँ। इतना कह करके उसके आंखों में आंसू भर आए थे, मगर वह अपने आंसू को अंदर ही समेट लिया। बृजमोहन जी यह देख करके कहने लगे, मगर वह बच्ची है। सर, मैं एक पिता हूँ और मैं अपनी बच्ची का भला और बुरा सोच सकता हूँ। मैं अपनी बच्ची को ऐसे कैसे। अभी वह बात कंप्लीट ही करते कि रणवीर कहने लगा, आप आरुषि की फ़िक्र क्यों कर रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं आपकी बेटी को कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा, क्योंकि मैं आरुषि को प्यार करता हूँ। मुझे वह पसंद आ गई है, मैं उससे दूर नहीं रह सकता हूँ। मैं ही था जो कि आपकी बेटी को किडनैप किया था, मगर मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं तो इरादे बनाया ही था कि मैं उसके साथ एक रात बिताऊँगा। मगर जब वह मेरे पास आई तो मैं उसके करीब तक नहीं जा पाया। मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई, मेरा दिल माना ही नहीं कि मैं आरुषि के साथ कुछ गलत करूं। तो मैंने ठान लिया कि मैं आरुषि को अपनी ज़िंदगी में शामिल करूंगा। आरुषि मुझे पसंद आ गई है और मैं उसे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं दूंगा। आप डर रहे हैं ना, क्योंकि आपने मेरा वह चेहरा देखा है जो कि किसी ने नहीं देखा, जो कि आपको देखना नहीं चाहिए। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। आप अपनी बेटी के लिए डर रहे हैं, अपनी जगह जायज़ है, और आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, यह भी आप सही कर रहे हैं। वक्त आने पर सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया, अब आप समझ लीजिए। मगर मैं तो आरुषि से शादी करके ही रहूँगा। यह सुनकर के बृजमोहन जी काफ़ी चिंतित हो गए और वह सोचने लगे कि रणवीर जो कह रहा है वह तो सच में करके ही रहेगा, वह तो मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है। वह इन्हीं सोचों में गुम थे और वह वहाँ से जाने लगे। तभी उधर से जय आरुषि को छोड़कर आया और आते ही कहने लगा, सर, मैं आरुषि मैडम को छोड़ आया। उनके घर पर बृजमोहन जी अभी जा ही रहे थे। वह भी यह बात सुन लिए और वह सोचने लगे, आरुषि को रणवीर अपनी गाड़ी से छोड़ा, यह सब क्या हो रहा है? मुझे आरुषि से बात करनी होगी। तभी जय अंदर आता है और कहने लगा, यह यहाँ। रणवीर कहने लगा, मैंने आरुषि की शादी की बात की है, पर यह भी डरे हुए हैं, क्योंकि यह मेरे उस चेहरे को देखे हुए हैं जो कि इन्हें नहीं देखना चाहिए था, इसीलिए यह मुझसे डरे हुए हैं। इतना कहकर के वह शैतानी हंसी हंसने लगा। उसके सर पर अब आरुषि का नशा छा गया था, उसे हासिल करने का जुनून सवार हो गया था। बिना यह जाने कि आरुषि को वह हासिल करना चाहता है, वह उसके भाई रूहान की अमानत है। रणवीर ने सीरियस टोन में कहा, जय, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगले 2 दिन तुमको सारे काम भूल करके एक काम करना है। अगर उस काम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो तेरी जान लेने से पहले एक पल भी नहीं सोचूंगा। जय सर झुकाकर बोला, यस सर। यह बोल करके जय कैबिन से निकल गया। रणवीर ऑफिस से घर आ गया था। वह डिनर करके अपने कमरे में चला गया। रणवीर को एक बार फिर से आरुषि का खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया, जो उसकी आंखों से भी ज़्यादा खूबसूरत था। रणवीर आंखें बंद करके खुद से बोला, आज तक किसी को अपनी होठों को हाथ तक नहीं लगाने दिया मैंने, और तुम्हें मैंने उन्हीं होठों से ज़बरदस्ती किस किया है बिना तुम्हारी परमिशन के। क्या जादू कर दिया है तुमने स्वीटी मुझ पर। उफ, कैसे निकलेगी ये रात तुम्हारे बिना जाना। रणवीर बंद आंखों से सिर्फ आरुषि के बारे में ही सोचे जा रहा था। दीवानगी की हद जैसे पार होने लगी थी उसके तो। वहीं जहां रणवीर आरुषि को याद करके मदहोश हो रहा था, वहीं आरुषि चेंज करके अपने बेड पर आकर बैठ गई थी। उसने पिंक कलर का लोअर और शर्ट पहना हुआ था, बालों की पोनी बनाई हुई थी। वह टेडी को हक करके सो रही थी, तो जो उसके साथ हुआ वह सब उसके जहन में घूमे जा रहा था। वह बाहर निकल ही नहीं रहा था उसके दिमाग से। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन पर रूहान का नंबर फ्लैश होता देख करके आरुषि के
चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने फ़ोन उठाया और भींगी आवाज़ में खुद से बोली, आज मैं रूहान को सब बता दूंगी, जो भी मेरे साथ हुआ है सब। यह भी बता दूंगी कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। यह बोलते हुए उसके चेहरे पर रूहान के लिए प्यार की एक तड़प थी, जिसमें रूहान के लिए बेइंतहा प्यार था। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ़ किए और कॉल रिसीव कर ली। उधर से रूहान की प्यार भरी आवाज़ आई मिस यू मेरा बच्चा। रूहान के मुंह से इतनी प्यार भरी आवाज़ सुनकर आरुषि की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने जल्दी से अपने आंसू साफ़ की और सोची, अगर रूहान को पता चला कि मैं रो रही हूँ तो वह बहुत परेशान हो जाएगा ना, मुझे नॉर्मल रहना होगा। यह सोचते हुए उसने खुद को नॉर्मल की और धीमी आवाज़ में बोली, आई मिस यू टू रूहान। मैं कब से तुम्हें कॉल लगा रही हूँ, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हो? और 1 मिनट, यह नंबर, यह तो। रूहान उस वक्त मीटिंग ख़त्म करके अपने कमरे में आया हुआ था। उसने अपना ब्लेज़र निकालकर एक साइड रखा और बेड पर गिर गया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, बताता हूँ, सब बताता हूँ। मीटिंग ख़त्म करके जब वह आया था तो वह सोच लिया था कि मैं पहले जैसा ही आरुषि के सामने रहूँगा और मैं बिल्कुल भी उसे इग्नोर नहीं करूँगा। मैं उससे बात करूँगा क्योंकि मैं कोई भी गलत नहीं किया है। मैं उसे समझाऊँगा और वह सारी बातें समझ जाएगी। इतना सोचकर वह नॉर्मली तरीके से आरुषि से बात करने के लिए सोच लिया। यह बोलते हुए रूहान ने अपनी घड़ी उतारकर साइड टेबल पर रख दिया और जैसे ही बोलने लगा तो आरुषि ने कहा, रूहान तुम सब बाद में बताना, पहले तुम्हें मुझे यह बताओ कि इम्पोर्टेंट क्या बताने वाले हो और मुझे भी कुछ बताना है तुम्हें। आरुषि बहुत ही बेताब थी रूहान को यह सब बताने के लिए। तभी रूहान बोला, आरुषि नॉट फेयर। हाँ, बंदा तुमसे प्यार करता है तो क्या तुम हमेशा मुझसे पहले बोलोगी? आज तुम कुछ नहीं बोलोगी। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है जिसे सुनकर तुम खुशी से उछल पड़ोगी। आरुषि ने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, पर रूहान सचा। इससे पहले आरुषि कुछ बोलती, रूहान ने कहा, तुम लैपटॉप ओपन करो, मैं वीडियो कॉल पर बताता हूँ। यह बोलते हुए रूहान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। आरुषि भी चुपचाप लैपटॉप ऑन की। उसने देखा रूहान ने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, माथे पर बाल बिखरे हुए थे। आरुषि ने पहली बार उसे फॉर्मल में देखा तो उसके होठों पर स्माइल आ गई। वह उसे प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोली, रूहान तुम कितने प्यारे लग रहे हो यार। आज पहली बार मैंने तुम्हें फॉर्मल में देखा है। क्या यह सच में तुम हो? आरुषि उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। रूहान ने उसे घूरते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं प्यारा नहीं हूँ? तो आरुषि रूहान की बात को सुनकर खुश हो जाती है। क्या रूहान अपनी शादी आरुषि के साथ कर पाएगा या फिर रणबीर आरुषि से शादी करेगा? आरुषि किसे एक्सेप्ट करेगी या ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसे? यह जानने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।